फिल्म की शुरुआत में एक जवान लड़की जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही होती है। अपने मंगेतर से हुई लड़ाई के बाद वह एक फोन कॉल करती है, जिससे वह भावुक और पूरी तरह टूट जाती है। खुद को संभाल ना पाने की वजह से वह घर छोड़ने का फैसला करती है और खुद को शांत करने के लिए बियर की एक बोतल उठा लेती है। गाड़ी चलाते समय उसे बेन नाम के आदमी का फोन आता है, जो उसका बॉयफ्रेंड है। वह उससे वापस आने की मिन्नत करता है और कहता है कि यह तो बस एक छोटी सी बहस थी, लेकिन वह फोन काट देती है। रेडियो चालू करती है और सुनती है कि कई शहरों में भारी बिजली कटौती और खतरनाक मौसम का असर पड़ रहा है। कुछ ही देर बाद बेन फिर फोन करता है, लेकिन उससे पहले कि कुछ और हो, उसका अचानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। यह है 10 क्लोवरफील्ड लेन। बाद में मिशेल की आंख खुलती है। वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वह बंधी हुई है और पूरी तरह उलझन में है। खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इधर उधर नजर दौड़ाने पर उसे अपना सामान पास में दिखाई देता है। वह एक फोन स्टैंड की मदद से अपना फोन खींचकर पास ले आती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसमें कोई सिग्नल नहीं है। तभी कमरे में हॉवर्ड नाम का एक आदमी आता है। डरी हुई मिशेल सबसे बुरा सोचने लगती है, लेकिन हॉवर्ड काफी शांत दिखाई देता है। वह कहता है कि उसे अभी फोन पर ही रहना चाहिए, क्योंकि वह अभी भी सदमे में है। उसकी टांग में चोट होने की वजह से वह उसे बैसाखियां भी देता है। फिर भी मिशेल को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह धमकी देती है कि उसका बॉयफ्रेंड पुलिस के साथ उसे ढूंढने आएगा, लेकिन हॉवर्ड आराम से कहता है कि कोई भी नहीं आने वाला। इसके बाद वह उसे खुद को खोलने की चाबी देता है और कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही मिशेल भागने की कोशिश करती है। जब हॉवर्ड वापस आता है तो उसका हमला नाकाम हो जाता है। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है, हॉवर्ड उसके सामने बैठा होता है। मिशेल उससे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन वह समझाता है कि वह खुशकिस्मत है कि उसने उसे ढूंढ लिया और कार हादसे से बचा लिया। उसके मुताबिक अब उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं है। यह बात मिशेल को और ज्यादा उलझन में डाल देती है। फिर हॉवर्ड एक चौंकाने वाली बात बताता है। उसका दावा है कि बाहर कोई बड़ा हमला हुआ है, शायद केमिकल या न्यूक्लियर हमला, और अब बाहर की हवा सुरक्षित नहीं रही। वह जोर देकर कहता है कि उसका बंकर ही अब बची हुई इकलौती सुरक्षित जगह है। फिर भी उम्मीद न छोड़ते हुए मिशेल उससे कहती है कि वह अपने परिवार से बात करने के लिए उसका फोन इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि बाहर मौजूद सभी लोग पहले ही मर चुके हैं। अचानक कमरे के बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है। तब एक और आदमी सामने आता है, जिसका नाम एमिट है। वह बताता है कि वह अपनी मर्जी से इस बंकर में आया था और यह भी पुष्टि करता है कि बाहर की हवा दूषित है। कुछ समय बाद तीनों बंकर के मुख्य रहने वाले हिस्से में रहने लगते हैं, जो जरूरत के सामान से पूरी तरह भरा हुआ है, और हैरानी की बात यह है कि काफी आरामदायक भी है। लेकिन चाहे वह जगह कितनी भी सुरक्षित क्यों न लगे, यह मानना मुश्किल है कि पूरी दुनिया इतनी जल्दी तबाह हो सकती है। साथ ही हॉवर्ड भी किसी आम किडनैपर जैसा नहीं लगता। वह अजीब तरह से विनम्र है और कई बार तो उसकी फिक्र भी करता है, जिससे पूरी स्थिति और ज्यादा बेचैन करने वाली लगने लगती है। फिर भी मिशेल अपने शक को नजरअंदाज नहीं कर पाती। मिशेल हॉवर्ड से पुलिस से संपर्क करने के लिए कहती है, खासकर तब जब उसे बंकर के ऊपर किसी गाड़ी जैसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन हॉवर्ड अड़ा रहता है कि संचार की सारी लाइनें बंद हो चुकी हैं, और अगर सच में बाहर कोई था भी तो वह अब तक मर चुका होगा। समय बीतने के साथ साथ मिशेल के अविश्वास से हॉवर्ड और ज्यादा चिढ़ने लगता है। आखिरकार वह उसे कुछ दिखाने का फैसला करता है। वे दोनों दो सुरक्षित दरवाजों से गुजरते हुए बाहर जाने वाले हिस्से तक पहुंचते हैं। एक पल के लिए हॉवर्ड की कहानी सच लगने लगती है, लेकिन तभी मिशेल की नजर एक और चीज पर पड़ती है। हॉवर्ड का पिकअप ट्रक वहीं खड़ा होता है। बस इतना देखते ही उसके सारे शक फिर लौट आते हैं, और वह सोचने लगती है कि शायद हॉवर्ड ने अब तक जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। इसी बीच एमिट उससे बात करने आता है और मिशेल तुरंत हॉवर्ड के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। एमिट बताता है कि हॉवर्ड पहले नेवी में था और उसने यह बंकर बनाने के लिए अपनी सारी जमापूंजी खर्च कर दी थी। एमिट ने खुद भी इसके निर्माण में मदद की थी। वह यह भी दावा करता है कि उसने हमला अपनी आंखों से देखा था। उसके मुताबिक दूर कहीं अचानक लाल चमक दिखाई दी थी, जिसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। घबराकर वह बंकर की तरफ भागा था, लेकिन हॉवर्ड तो उसे बाहर ही छोड़ने वाला था। इतना सब सुनने के बाद भी मिशेल पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती। उसे पूरा भरोसा है कि उसने बंकर के ऊपर किसी गाड़ी की आवाज सुनी थी। बाद में रात के खाने के दौरान एमिट माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉवर्ड का व्यवहार लगातार ज्यादा अजीब होता जा रहा होता है। उसका मूड बहुत जल्दी बदल जाता है और वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। जब मिशेल देखती है कि कार की चाबियां हॉवर्ड की जेब में हैं, तो वह स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती है। वह जानबूझकर एमिट के साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि इससे हॉवर्ड को जलन होगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। हॉवर्ड गुस्से और जलन से भर जाता है और अपनी नाराजगी दोनों पर निकालने लगता है। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? चुप रहो और अपनी सीट पर बैठे रहो। मैं ठीक से रहूंगी, और मुझे सच में माफ कर दीजिए। हॉवर्ड को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि दोनों कुछ छिपा रहे हैं।
जब बंकर के ऊपर से आने वाली किसी आवाज की वजह से उसका ध्यान भटकता है तो मिशेल मौके का फायदा उठा लेती है। हॉवर्ड तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मिशेल किसी तरह बंकर के पहले दरवाजे तक पहुंच जाती है और उसे पीछे से बंद कर देती है। बाहर निकलकर उसकी नजर एक और कार पर पड़ती है। वह भागने ही वाली होती है कि अचानक एक औरत सामने आ जाती है जो घबराई हुई हालत में अंदर आने की भीख मांग रही होती है। वह बेहद डरी हुई लगती है और कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है, बस उसे हल्की सी चोट लगी है। उधर अंदर से हॉवर्ड लगातार चिल्ला रहा होता है और मिशेल को दरवाजा न खोलने की चेतावनी दे रहा होता है। दोनों की बातों के बीच फंसी मिशेल समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे। आखिरकार वह एक फैसला करती है। वह मुड़ती है और वापस बंकर के अंदर चली जाती है। अंदर लौटने के बाद हॉवर्ड आखिर सच बता देता है। वह कहता है कि हमला शुरू होते ही वह घबरा गया था। इसी घबराहट में उसका वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और वही दुर्घटना की वजह बना। इसके बाद वह मिशेल को कुछ कपड़े देता है जो कभी उसकी बेटी मेगन के थे। वह यह भी बताता है कि बाहर मौजूद औरत का नाम लेजली था जो उसकी पड़ोसन थी और वह बंकर के बारे में जानती थी। मुझे कुछ टांके लगाने पड़ेंगे। तुम चाहती क्यों हो कि मैं यह करूं? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? मन ही मन उलझन महसूस करते हुए और धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते हुए मिशेल उसकी बात मान जाती है। इसके बाद हॉवर्ड अपनी बेटी के बारे में बात करता है। वह बताता है कि मेगन की माँ उसे अपने साथ ले गई थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि हॉवर्ड का व्यवहार दिन ब दिन ज्यादा अस्थिर होता जा रहा है। उस रात मिशेल और एमेट अपने अतीत की बातें साझा करते हैं। मिशेल मानती है कि वह हमेशा अपनी समस्याओं से भागती रही है, लेकिन अब वह खुद को बदलना चाहती है। दिन गुजरने लगते हैं। वे फिल्में देखते हैं, खेल खेलते हैं और सामान्य जिंदगी जैसा माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। बाहर से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई देती है जिससे पूरा बंकर हिल उठता है। हॉवर्ड कहता है कि शायद कोई दुश्मन हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा है। कुछ ही पल बाद अचानक अलार्म बजने लगता है। सिस्टम उन्हें चेतावनी देता है कि एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो गया है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो उनके पास सांस लेने लायक हवा खत्म हो जाएगी। क्योंकि वेंटिलेशन शाफ्ट बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ मिशेल ही घुस सकती है। वह उस तंग रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार ऊपर पहुंचकर सिस्टम को ठीक कर देती है। लेकिन वहाँ उसे एक और चीज दिखाई देती है। वहाँ एक सीढ़ी है जो किसी दूसरे निकास की तरफ जाती है, लेकिन वह बंद है और उसके पास की सतह पर खरोंच कर लिखा हुआ एक शब्द दिखाई देता है, हेल्प। मिशेल एमेट को बताती है कि हॉवर्ड शुरू से झूठ बोल रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि मेगन के साथ जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। अपने शक को साबित करने के लिए वह उसे एक बाली दिखाती है जो उसे ऊपर मिली थी। उस पर सूखा हुआ खून लगा हुआ है और वह तस्वीर में दिखाई देने वाली बाली जैसी ही लगती है। लेकिन एमेट उससे भी ज्यादा डराने वाली बात बताता है। वह बाली मेगन की नहीं है, वह ब्रिटनी नाम की लड़की की है जो उसकी बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी। ब्रिटनी 2 साल पहले गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें हॉवर्ड की बंदूक लेनी होगी और वहाँ से भागना होगा। इसके बाद मिशेल एक योजना बनाती है। अपनी समझदारी और हुनर का इस्तेमाल करते हुए वह शॉवर कर्टेन से एक सुरक्षा सूट बनाने का फैसला करती है। उधर एमेट चुपके से एक कैंची उठा लेता है और उसे छिपा देता है। जरूरी सामान हासिल करने के लिए एमेट हॉवर्ड को यह कहकर बेवकूफ बनाता है कि शायद मिशेल ने एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को दूषित कर दिया है और वह बाथरूम तक फैल गया है। उसकी चाल काम कर जाती है। उन्हें शॉवर कर्टेन तक पहुंच मिल जाती है और वे एक सूट और गैस मास्क बनाने लगते हैं। लेकिन एक समस्या है, सामान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही काफी है। इसका मतलब है कि उनमें से किसी एक को बाहर जाकर मदद ढूंढनी होगी। जब मिशेल सूट बनाने का काम जारी रखती है तभी अचानक हॉवर्ड कमरे में आ जाता है। किस्मत से वे समय रहते सब कुछ छिपाने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद हॉवर्ड उन्हें बाथरूम में चलने का आदेश देता है और अपने साथ एक बड़ा ड्रम भी लेकर आता है। यह बहुत तेजाब वाला केमिकल है। इंसानी शरीर के संपर्क में आते ही ज्यादातर जैविक चीजों को घोल देता है, सीधे हड्डियों तक। हॉवर्ड यह सब इसलिए बताता है क्योंकि उसे कैंची और दूसरे औजार मिल चुके होते हैं। उसे पता चल जाता है कि वे उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसी समय एमेट सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। वह मान लेता है कि यह सब उसी का प्लान था। मुझे तुम्हारी बंदूक चाहिए थी और मैं सोच रहा था कि किसी तरह उसे तुमसे ले लूं। वह माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो सके मिशेल सदमे में जम जाती है। हॉवर्ड फिर शांत आवाज में समझाता है कि एमेट उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। डर और दुख से टूटी हुई मिशेल समझ ही नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। लेकिन कुछ देर बाद हॉवर्ड ऐसे वापस आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह उसके लिए आइसक्रीम तक लेकर आता है। उसका यह अचानक बदला हुआ व्यवहार और भी ज्यादा डरावना लगता है। उसके जाने के बाद मिशेल सूट और गैस मास्क तैयार कर लेती है। हॉवर्ड के लौटने से ठीक पहले वह मास्क को जल्दी से वेंटिलेशन के अंदर छिपा देती है। हॉवर्ड अंदर आता है, उसका हाल पूछता है और फिर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बोल्ट नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर उसका ध्यान वेंट की तरफ चला जाता है।
उसका हाथ लगभग मास्क तक पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर मिशेल के बिस्तर के नीचे पड़ी चीज पर पड़ती है। वह सूट होता है। एक ही पल में हॉवर्ड का मूड बदल जाता है। गुस्से से भरकर वह मिशेल का सामना करता है और मिशेल भाग पड़ती है। मिशेल भाग पड़ती है। हॉवर्ड पूरे बंकर में उसका पीछा करता है, लेकिन मिशेल भी हार नहीं मानती और उसका मुकाबला करती है। फिर भी हॉवर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता। मिशेल जल्दी से सूट और गैस मास्क उठा लेती है। इस बीच तेजाब की वजह से बिजली का सिस्टम खराब होने लगता है और पूरे बंकर में आग फैलनी शुरू हो जाती है। मिशेल वेंटिलेशन के रास्ते भाग निकलती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है, जबकि हॉवर्ड आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह सफल हो जाती है। वह सुरक्षा सूट पहनती है और आखिरकार बंकर से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वह हॉवर्ड की कार की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी उसके सूट में रिसाव होने लगता है। घबराहट में वह तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करती है और किसी तरह छेद को बंद कर देती है। फिर उसकी नजर आसमान की तरफ उठती है। पक्षियों का एक झुंड खुले आसमान में बिल्कुल आजादी से उड़ रहा होता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। हवा जहरीली नहीं है। हॉवर्ड झूठ बोल रहा था। यह एहसास होते ही उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ जाता है। वह अविश्वास में हंस पड़ती है और फिर रोने लगती है। उसे समझ आता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मिशेल कार के ऊपर चढ़कर दूर तक देखने लगती है और तभी उसे एक उड़ता हुआ विमान दिखाई देता है, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ ही क्षण बाद उसके पीछे मौजूद बंकर में जोरदार धमाका होता है। विस्फोट की आवाज उस विमान का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वह और करीब आने लगता है। तभी असली सच्चाई सामने आती है। वह कोई सैन्य विमान नहीं है, वह कुछ और ही है। वह यान नीचे उतरता है और खेत में एक जीव छोड़ देता है, मानो यह देखने आया हो कि बंकर का क्या बचा है। मिशेल जहाँ की तहाँ खड़ी रह जाती है। जो कुछ वह देख रही है उसे समझ पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। फिर वह लेज़ली की कार की तरफ दौड़ती है, लेकिन कार लॉक होती है और तभी उसका अलार्म बज उठता है। अलार्म की आवाज उसकी मौजूदगी जाहिर कर देती है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह पूरी ताकत से पास के एक शेड की तरफ भागती है और उसके अंदर छिप जाती है। वहीं उसे लेज़ली की लाश मिलती है। चाबियां ढूंढते समय वह जीव उसके बेहद करीब पहुंच जाता है और लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन मिशेल आखिरी समय पर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। उसी वक्त वह उड़ता हुआ यान फिर लौट आता है। इस बार वह पूरे इलाके में एक अजीब गैस छोड़ने लगता है। फौरन सोचते हुए मिशेल अपना गैस मास्क पहन लेती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। गैस उसे मारने के बजाय सिर्फ उसका मास्क फाड़ देती है। उधर उसी समय उसकी कार को एलियन जहाज जमीन से ऊपर उठा लेता है। अब उसके पास बचने के लगभग सारे रास्ते खत्म हो चुके होते हैं। एक पल के लिए उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। वही बियर की बोतल, जिसे उसने शुरुआत में उठाया था और जिसे बाद में हॉवर्ड ने संभाल कर रखा था। बेहद मुश्किल हालात में मिशेल उसे एक हथियार में बदल देती है। सही मौके का इंतजार करके वह पूरी सटीकता के साथ बोतल को एलियन यान की तरफ फेंकती है। धमाका सीधे अपने निशाने पर लगता है। यान तबाह हो जाता है और किसी तरह मिशेल बच निकलती है। वह तुरंत अपनी कार में बैठती है और उस तबाही से दूर निकल जाती है। सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसे रेडियो पर एक संदेश सुनाई देता है। घोषणा में कहा जाता है कि जो भी यह संदेश सुन रहा है वह अभी भी खतरे वाले इलाके में मौजूद है। बचे हुए लोग ह्यूस्टन में इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। संदेश में यह भी कहा जाता है कि लड़ाई अभी जारी है और ज्यादा लोगों की जरूरत है। मिशेल चुपचाप सब सुनती रहती है। फिर वह अपना फैसला करती है। एक बार फिर भागने के बजाय वह कार को ह्यूस्टन की तरफ मोड़ देती है। अब वह जो भी आगे आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार है और पहली बार अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने का फैसला करती है। तो इस कहानी की सीख यह है, कभी भी उस आदमी पर भरोसा मत करना जिसके पास बंकर हो, मूड स्विंग्स हो और मुफ्त की आइसक्रीम हो। और अपनी बियर हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि क्या पता वही किसी दिन तुम्हारी जान बचा दे।